नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ विकास कुमावत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी टावर में स्वागत करता हूं। तो मैं इस लॉकडाउन के चलते ये चाहता हूं कि आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जारी रखें, इसमें कोई दिक्कतें ना आने दें। इसलिए मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं जिसमें हम देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यही क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, बट इनके कॉन्सेप्ट आपको हेल्पफुल रहेंगे आपकी एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और अगर इस तरह से आप साइंस के क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा साइंस के क्वेश्चन को याद रख पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर। सिरका को इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। तो विनेगर यानी होता है एसिटिक एसिड, और सिरका विनेगर का उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। फिर हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड का फार्मूला होता है C6H8O7, और यह एक एसिड है। यह नींबू, संतरे और खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर बात करते हैं मैलिक एसिड की। मैलिक एसिड का फार्मूला होता है C6H6O5, और यह भी खट्टे फलों में पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो गया एसिटिक एसिड CH3COOH। और दोस्तों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक एग्जाम में आ चुके हैं, और लगभग ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या बताती है? तो बात करते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो बात करें परमाणु संख्या की, एटॉमिक नंबर की, तो मान लो कोई परमाणु है, तो परमाणु में एक नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है। तो अब बात करें हम परमाणु संख्या की, तो परमाणु संख्या यानी जो उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं इतने ही उसे उस परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। यानी परमाणु संख्या बोल दें या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल दें, परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों एक ही बात है। तो परमाणु संख्या हम किसे कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को। तो हमारा आंसर हो गया बी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे सैमसन के द्वारा की गई थी, और प्रोटॉन की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। यहाँ कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि प्रोटॉन की खोज में कई जगह आपको बुक्स में रदरफोर्ड भी दिखा मिलेगा, पर इसका सही आंसर है गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता है गोल्डस्टीन। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रोटॉन का नाम किसने दिया, तो प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने। फिर बात करते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। फिर बात करें न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर कोयले का उच्चतम गुण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। तो ये सारे कोयले के प्रकार हैं, और इन सब में से सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट। फिर इसके बाद में आता है बिटुमिनस, फिर आता है लिग्नाइट, और सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला। तो हमारा आंसर हो जाता है एंथ्रेसाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसको मापता है? तो ये देखो दोस्तों, ऐसा दिखता है एनीमोमीटर, और एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति को मापा जाता है। हमारा आंसर हो जाता है बी, हवा की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति फाइबर का आधार है? यानी वनस्पति में कौन सा फाइबर पाया जाता है? तो वनस्पति में सेल्यूलोज नाम का फाइबर पाया जाता है। सेल्यूलोज एक बहुशर्करा है, और इसमें एक ही प्रकार के कई अणु लगातार जुड़ते हैं, और फिर यह सेल्यूलोज बनता है। सेल्यूलोज की एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बात बता देता हूँ। सेल्यूलोज के द्वारा कोशिका की भित्ति बनती है, यानी वनस्पति की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे इन कोशिकाओं की भित्ति सेल्यूलोज के द्वारा
बनी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब यह उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो इसमें डैश डैश होता है। तो अब बात करें उच्चतम बिंदु की, हाईएस्ट पॉइंट की, तो मान लो कोई पार्टिकल आप जमीन से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो उच्चतम बिंदु क्या होगा दोस्तों? उच्चतम बिंदु जहां तक वह जाएगा, यानी वहां पर वह जाकर वहां से वापस कहां आएगा? नीचे की ओर। तो उच्चतम बिंदु का मतलब हो गया कि उच्चतम बिंदु के बाद वह और ऊपर नहीं जाएगा, तो उच्चतम बिंदु के बाद वह वापस कहां आएगा? नीचे। तो उसमें त्वरण होगा, और त्वरण किधर होगा? जिधर वह गति करेगा। तो कण किधर गति करेगा? नीचे की ओर। तो उसमें नीचे की ओर क्या होगा? त्वरण। और आप सभी को पता है कि पृथ्वी सभी कण को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो अगर पृथ्वी खींचेगी उसको नीचे की ओर, तो त्वरण भी कहाँ होगा? नीचे की ओर। तो कण को अगर ऊर्ध्वाधर फेंका जाएगा तो उच्चतम बिंदु पर उसमें नीचे की ओर क्या होगा? त्वरण। हमारा आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, चीनी के किण्वन के दौरान हमेशा बनने वाला यौगिक है। तो बात करें किण्वन की, तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं, यानी कि सरल यौगिकों में टूट जाते हैं। और ये जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और किण्वन के द्वारा ही हम शराब बना सकते हैं। किण्वन के द्वारा ही पाव रोटी, जिसे आप पाव भी बोलते हैं या डबल रोटी भी बोला जाता है, उसका भी निर्माण किया जाता है। तो चीनी के किण्वन से बनता है एथिल अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, तो चीनी के किण्वन से बनता है एथिल अल्कोहल। हमारा आंसर हो गया बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है कोबाल्ट एक धातु है, मेटल है, और कोबाल्ट को CO के द्वारा दर्शाया जाता है। अब बात करें कि कोबाल्ट इनमें से किस विटामिन में पाया जाता है। बात करें विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 का नाम है कोबालामिन, और यह एक लौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। विटामिन B12 की कमी से शरीर में कई सारे रोग होते हैं, जैसे कमजोरी आना, थकान महसूस होना, आलस आना, रक्त की कमी, पाचन शक्ति कमजोर होना, सिर दर्द, भूख का कम लगना, ये सारे रोग विटामिन B12 यानी कोबालामिन की कमी से होते हैं। फिर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। दोस्तों, विटामिन डी के बारे में बोला जाता है कि यह हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, परंतु क्या होता है कि जब सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ती है और हमारे शरीर के त्वचा के कोलेस्ट्रॉल वाले भाग में जाती है, तो वह हमारे कोलेस्ट्रॉल से मिलकर विटामिन डी का निर्माण करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से, परंतु सूर्य का प्रकाश कोलेस्ट्रॉल में मिलकर विटामिन डी का निर्माण करता है। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है विटामिन B12। फिर हम बात करते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन। फिर बात करें विटामिन ए का, तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो बात करें यूकेरियोटिक सेल की, तो सेल के दो प्रकार होते हैं, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो बात करें यूकेरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली काय की बनी होती है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली, ये देखिए दोस्तों आपके सामने डायग्राम है यूकेरियोटिक सेल का, और यूकेरियोटिक सेल में आपको दिख रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह एक झिल्ली होती है जो कि फास्फोलिपिड की बनी होती है। बात करें फास्फोलिपिड के बारे में, तो फास्फोलिपिड द्विपरत लिपिड अणुओं की दो परतों से मिलकर बनी हुई एक झिल्ली होती है, और यह लगभग सभी जीवों की कोशिकाओं को चादर की तरह लपेटकर रखती है। इसका काम होता है कि हानिकारक रसायनों को बाहर रखना और लाभदायक रसायनों को कोशिका तक पहुंचाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो बात करें कोशिका के पावर प्लांट की, तो कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को।
तो हमारा आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए दोस्तों इस प्रकार दिखाई देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन होती है। तो आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर दो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, एक आउटर मेम्ब्रेन यानी बाहरी झिल्ली और एक इनर मेम्ब्रेन यानी आंतरिक झिल्ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली होती हैं और इसे पावर प्लांट कहते हैं कोशिका का। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ ए सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी ऊर्जा को हमारे शरीर की गतिविधि में संचालित किया जाता है, जो कि हमारे शरीर को बल प्रदान करती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न एनर्जी एटीपी के रूप में होती है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणुओं के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी निकलती है। तो हमारा आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक तारे के रंग से दर्शाया गया है? यानी कि तारे का रंग इनमें से किसके कारण होता है? तो आप सभी को शायद पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। तारे का रंग होता है उसके तापमान के कारण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 92 235 का परमाणु ऊर्जा में उपयोग किया जाता है। यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हम अधिकांशतः ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम को आयात करते आ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, देखो दोस्तों ये हमारी अर्थ है और ये है भूमध्य रेखा, और ये है दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब बात करें गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की, तो बात हो रही है स्मॉल जी की। तो स्मॉल जी का मान इक्वेटर यानी हमारी भूमध्य रेखा पर होता है 9.8। कितना होता है दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करें कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं तो पोल्स पे मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि स्मॉल जी की गुरुत्वाकर्षण त्वरण की वैल्यू भूमध्य से ध्रुव की तरफ जाने पर बढ़ती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य पर हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ध्रुवों पर कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं ध्रुवों पर उससे कम होता है, तो बिल्कुल नहीं, ध्रुवों पर तो ज्यादा होता है। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं ध्रुवों पर इससे अधिक होता है, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूमध्य पर स्मॉल जी का मान कम होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होता है। हमारा आंसर हो गया बी। और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान पृथ्वी के सेंटर पर यानी पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है दोस्तों? 0, शून्य होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो आंवले को हर्बल इंडियन डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। आंवले का रासायनिक नाम है फेलेंथस एम्बेलिका। फिर बात करें मैंगो का, तो मैंगो का रासायनिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। बात करें नीम की, तो नीम का रासायनिक नाम है एजेडिरेस्टा इंडिका। फिर बात करें तुलसी की, तो तुलसी का रासायनिक नाम है ओसिमम टेन्यूफ्लोरम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंवला। तो आंवले को हर्बल इंडियन डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो बात करें पीएच की, तो पीएच मान एक पीएच स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक पॉइंट होते हैं, और इसी स्केल के द्वारा पता चलता है कि कोई लिक्विड एसिड है, बेस है यानी अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। तो बात करें कि इस स्केल में कैसे पता चलता है कि कोई विलयन अम्ल है या क्षार है या उदासीन है। तो मान लो किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह हो जाता है अम्ल एसिड, और अगर
किसी विलेन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो हो जाता है क्षार बेस। अब बात करें कि अगर मान लो किसी विलेन का पीएच कितना हो 7, तो अगर किसी का पीएच 7 है तो वह होता है उदासीन। जैसे कि बात करें पानी की, तो पानी का पीएच मान होता है 7 और वह एक उदासीन है। बात करें पीएच स्केल के खोजकर्ता की, तो पीएच स्केल के खोजकर्ता है सोरेनसन। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें कि पीएच मान है 7.4, यानी कि मानव का रक्त कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना है 7.4, यानी कि 7 से ज्यादा, तो ये कैसा होता है, एल्कलाइन यानी कि क्षारीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो हमारी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह मानव शरीर की मेटाबॉलिज्म और मानव शरीर के विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करें कि यह ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, तो यह ग्लैंड हमारे गले के नीचे जो ट्रेकिया नामक विंड पाइप होता है उसके सामने स्थित होती है। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये वाली जो आपको ग्लैंड दिख रही है ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। बात करें पैराथायराइड ग्लैंड की, तो पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पीछे स्थित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो बात करें स्तनपायी की, तो सबसे बड़ा स्तनपायी होता है ब्लू व्हेल। और अगर यहाँ बात की जाए कि थल पर रहने वाला यानी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है, तो वह हो जाता है अफ्रीकन हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? अक्रिय गैस कौन सी है? तो बात करें कैंसर के इलाज में, तो कैंसर के इलाज में रेडोन गैस का उपयोग किया जाता है। रेडोन गैस को कैपिटल आर और स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेडोन एक अक्रिय गैस है, इसके खोजकर्ता लोकेयर हैं। तो हमारा आंसर हो गया डी, रेडोन। अब बात करें आर्गन की, तो आर्गन प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है और आर्गन के खोजकर्ता हैं रेमजे। और यह चारों ही अक्रिय गैसें हैं, शून्य समूह की गैसें हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट वाला समूह होता है इनका, जिनमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन गैसें आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए में समृद्ध है, यानी विटामिन ए निम्न में से किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है गाजर में। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग भी हो जाता है। देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोजाइट रेत के बारे में। तो मोनोजाइट एक लाल खाकी रंग का फॉस्फेट खनिज होता है और यह दुर्लभ मृदा तत्वों से मिलकर बना होता है। यह छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है और यह अधिकांशतः दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। और इसमें एक खनिज पाया जाता है जिसका नाम है थोरियम। थोरियम को कैपिटल टी और स्मॉल एच के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आई होप दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनके फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों साइंस के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है ताकि आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को बना सकें। साइंस के नाम से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं या ऐसा बोलते हैं कि साइंस समझ में नहीं आता, तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़े, साइंस बिल्कुल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप सभी को समझ में आएगा। और मैं आगे भी ऐसे ही पार्ट 2 में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारे न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।